काशी का भी उठा लिया उन्होंने, मथुरा का भी उठा लिया उन्होंने, अब ज्ञानवापी का हुआ, उसके बाद एक एक करके वो ले लेगा। इसमें डर की क्या बात है? आप डर की सवाल मत कीजिए, बल्कि जो फैक्ट है, फैक्चुअल है, उसको बताइए। अब उन लोगों से जाकर आप पूछिए कि वो वाला कानून का क्या हुआ जो 1991 में बना है। ये ज्ञानवापी मस्जिद हो या कोई मंदिर हो या कोई चर्च हो, हर उसमें लगता है ना। तो अब उस कानून का क्या होगा, ये सवाल तो अब उन लोगों से ही पूछना चाहिए, चूंकि वो लोग जजेस हैं। अब वही लोग एक कानून का धज्जियां उड़ा के फिर उसका ऑर्डर देते हैं। नजर में है कि एक मस्जिद को लिया आस्था के बुनियाद पर और वो 1991 का एक्ट का धज्जियां उड़ा के अब दूसरे के ऊपर भी ये राय दे दिया। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही जो है, क्या बताया जाए आपको, हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरा है, इसलिए कि कानून के खिलाफ जा रहा है और ये सब लोग खामोश है। देखिए, हमारी मस्जिद की फिक्र जितनी है उससे ज्यादा हमारे देश की फिक्र है। हमें देश की फिक्र ज्यादा है। याद रखिए, हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, चाहे वो कितना ही कोशिश कर ले। अभी भी हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे और ना ही हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान इस्लामिक राष्ट्र बने। बंगाल में किसका जमाना आता है? नेशनल चेहरा, इंटरनेशनल चेहरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा आता है, या बंगाल के वो चींटी जो अपने आप को असदुद्दीन ओवैसी समझना चाहता है बंगाल का, उनका चेहरा आता है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। हमारे साथ जो एमआईएम का एक वफद है जो पश्चिम बंगाल में आया है, जिसमें सरफराज साहब है जो एमआईएम के पार्षद है हैदराबाद के, दूसरी तरफ जो निजामुद्दीन कासमी है जो पश्चिम बंगाल के साउथ जोन के प्रेसिडेंट है। अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये आया कि ज्ञानवापी मामले में जो है वाराणसी कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि अब इस मामले की सुनवाई होगी और इस मामले में जिस तरह से जो है मंदिर का जो विवाद चल रहा था और ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद चल रहा था और जिस तरह से फव्वारे के ऊपर सारा विवाद था, वो तमाम तरह की चीजें अब सामने आ चुकी है और 22 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। और जिस तरह से यहाँ पर जो है विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील है, उन्होंने कहा है कि ये हमारी बड़ी जीत है। हालांकि अभी सुनवाई शुरू हुई है। AK विश्वेश्वर के बेंच ने आज एक फैसला सुनाया और 22 सितंबर से इस पर दूसरा फैसला होगा। मुस्लिम पक्ष ने यह कहा है कि वो जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे इस मामले में और इस पर तमाम तरह की बातचीत होगी। तमाम तरह के सियासी दल इस पर बातचीत करने से गुरेज रहे, मगर चूंकि एमआईएम का जो वोट बैंक है और साथ ही साथ जिस तरह से एमआईएम को ये लगता है कि बाबरी मस्जिद जा चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे थे कि हम दूसरी मस्जिद खोना नहीं चाहते हैं, तो इस पर एमआईएम के जो भी नुमाइंदे हैं पश्चिम बंगाल के, उनसे जानते हैं कि इनका क्या पक्ष है, क्या राय है और क्या सोचते हैं इस मामले में। कासमी साहब, सबसे पहले तो ये कि ये जो वाराणसी कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया कि इस मामले को सुना जाएगा, एक्ट 1991 को बलाए ताक रख दिया गया और इस पर मामले को सुनाया जाएगा, तो इस पर क्या आप लोगों का राय? देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद ये एक खल्फशार अंदरूनी पैदा हुआ था, रिलीजियस खल्फशार, रिलीजियस प्लेसेस को लेकर। तो उसके बाद संसद में ये आइन पास हुआ, जो रिलीजियस प्लेस फाइनल हो गया वो वैसा ही रहेगा, कोई डिस्कस नहीं। ये क्यों किया गया? ये कानून पास इसलिए किया गया ताकि हिंदुस्तान में हर रिलीजियस फॉलोअर्स अच्छे तरीके से रह सके, कोई दोबारा कोई खल्फशार हिंदुस्तान में पैदा ना हो, इसलिए ये कानून बनाया गया था। और कानून बनाया कौन लोग? वहां पर कानून बनाया जो लोग कानून बनाते हैं। एक बात। अब वो कानून जो है, कानून के ऊपर डटे रहते हैं, कानून को फॉलो करते हैं, कानून के ऊपर फैसला सुनाते हैं, ये जजेस करते हैं, कोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ताज्जुब की बात है कि जिनकी जिम्मेदारी पे ये है कि वो कानून का निभाएं, कानून के ऊपर अपने आप को डटा रहे और कानून के हिसाब से ही फैसला करे, यानी पूरे कानून की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है। अब उन लोगों से जाकर आप पूछिए कि वो वाला कानून का क्या हुआ जो 1991 में बना है। ये ज्ञानवापी मस्जिद हो या कोई मंदिर हो या कोई चर्च हो, हर उसमें लगता है ना। तो अब उस कानून का क्या होगा, ये सवाल तो अब उन लोगों से ही पूछना चाहिए, चूंकि वो लोग जजेस हैं। अब वही लोग एक कानून का धज्जियां उड़ा के फिर उसका ऑर्डर देते हैं कि सुनवाई किया जाए, सुनवाई किया जाए।
तो ये उनसे पूछना चाहिए। असद साहब लगातार इस पूरे मामले में, चूंकि मंदिर मस्जिद का है तो कोई भी पक्ष क्लियर नहीं आ रहा था, मगर असद साहब क्लियरली तौर पर बोल रहे थे कि हम दूसरा मस्जिद नहीं खोना चाहते। जिस तरह से 2019 के मामला थे कि बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया, तो उस पर क्या लगता है कि आप लोगों को डर लग रहा है कि दूसरी मस्जिद हम खो देंगे? देखिए, डर की क्या बात है, तो साफ दिखाई दे रहा है। ये डर का सवाल आप क्यों कर रहे हैं? ये तो साफ दिखाई दे रहा है। एक गया, फिर दूसरा कहा गया, अब तीसरा फिर आ जाएगा। जब ये सिलसिलावार तरीका शुरू हो गया, अब कौन बताएगा रोकने का कहाँ है? अब काशी का भी उठा लिया उन्होंने, मथुरा का भी उठा लिया उन्होंने, अब ज्ञानवापी का हुआ, उसके बाद एक एक करके वो ले लगा। इसमें डर की क्या बात है? आप डर की सवाल मत कीजिए, बल्कि जो फैक्ट है, फैक्चुअल है, उसको बताइए। ये तो सबकी नज़र में है, पूरी दुनिया की नज़र में है कि एक मस्जिद को लिया आस्था के बुनियाद पर, और वो 1991 का एक्ट का धज्जियां उड़ा के अब दूसरे के ऊपर भी ये राय दे दिया। और सबसे बड़ी और ताज्जुब की बात है, ये विष्णु जो है, ये कह रहा हम जीत गए, हम जीत गए। इसमें जीत की क्या बात है? अभी तो सुनवाई भी नहीं हुई, कोई फैसला ही नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि उनका सब मालूम है क्या होने वाला है, तभी तो वो जीत की बात कर रहे हैं। उनको सब मालूम है, तो मालूम है इसका मतलब ये है कि जजेस में जो बैठे हुए हैं वो कौन लोग हैं? क्या वो देश के आइन को रक्षक हैं या कुछ और हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, इसमें डर और की कोई बात नहीं है, बल्कि ये साफ बात है, साफ दिख रहा है, हर कोई दिख रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है, जो सेकुलरिज्म का लिबादा पहन कर रखा है और हमेशा अपने मुंह पे सेकुलर 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 की बात करते हैं, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत कर रहे हैं। क्यों? वो इनके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्या ये 1991 के एक्ट के खिलाफ नहीं है? अगर है तो वो खामोश क्यों है? तो इसका मतलब अगर वो खामोश है तो इससे साबित होता है कि इनसे, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट का रिश्ता है, सिर्फ वोट का रिश्ता है। वोट आ जाएंगे तो वो बस सेकुलर का लुबादा पहन लेंगे और मुसलमानों के पास आ जाएंगे। लेकिन इस तमाम सिलसिलों में वो खामोश अख्तर करेंगे, जैसे आप बोल रहे थे अभी कि वो सब के सब खामोश है, सब के सब खामोश है। अब उनसे आपको जाकर पूछना चाहिए कि अगर ये 1991 एक्ट के खिलाफ है तो आप लोग खामोश क्यों है? ये सवाल आप उनसे जाकर पूछिए और हमारी तरफ से जाके पूछ लीजिए कि आप लोग खामोश क्यों है। अच्छा, एक चीज है कि जब बाबरी मस्जिद का अमेंडमेंट एक्ट, बाबरी मस्जिद का फैसला आया था और रंजन गोगोई साहब के फैसले के बाद उनको राज्यसभा का कुर्सी मिल गया था, तो सवाल ये है कि उस जमाने में आरएसएस ने कहा हम अब मंदिर मस्जिद के विवाद में नहीं पड़ेंगे, चूंकि हमारा एक बाबरी मस्जिद का विवाद था वो खत्म हो गया। मगर इसमें पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद है और साथ ही साथ एक महिला है, जो 5 लोगों ने कहा कि हमको जो हनुमान, वो जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें हमको पूजा अर्चना करने दीजिए, क्योंकि वहां पर देवी देवताओं के नक्शे मिले। फिर अजमेर शरीफ का विवाद भी शुरू हो गया। तो ये तो एक तरफ से कह सकते हैं कि तमाम मुस्लिम इमारतें हैं वहां पर विवाद शुरू करेंगे, कहेंगे ये पुराना था, ये नया था, ये ऐसा था। बात तो मैंने पहले ही बता दिया, आप घुमा फिरा के एक ही सवाल कर रहे हैं। वही बात तो मैंने पहले ही बता दिया, जिसमें आपने पूछा कि आप लोगों की डर लग रहा है, एक के बाद दूसरा आएगा। मैंने आपको साफ कहा कि डर नहीं है, ये फैक्ट है, ये दिखाई दे रहा है। सिर्फ हमें नहीं दिखा रहे, सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन वो लोग खामोश है। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही, जो है क्या बताया जाए आपको, हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरा है, इसलिए कि कानून के खिलाफ जा रहा है और ये सब लोग खामोश है। देखिए, हमारी मस्जिद की फिक्र जितनी है उससे ज्यादा हमारे देश की फिक्र है, हमें देश की फिक्र ज्यादा है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान में हर फॉलोवर्स जो जो अपनी रिलीजियस को फॉलो करते हैं सब मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये जो तरीका शुरू कर दिया है, इसमें कहाँ देश में शांति रहेगा? तो इसमें क्या देश का नुकसान नहीं होगा? मस्जिद का जितना नुकसान होगा, आइंदा देख लीजिएगा, इसमें इससे ज्यादा देश का नुकसान होगा। और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी इन लोगों की रहेगी, जो लोग कर रहे हैं और जो लोग खामोश हैं। आरएसएस का क्या लगता है, साजिश क्या है? अब आरएसएस के साजिश क्या है वो वही लोग जाने, वो अपने अंदर क्या साजिश करके रखा है। लेकिन जो दिख रहा है, जो वो लोग कर रहे हैं, वो मैं क्यों बताऊं, वो आप भी जानते हैं और सब हिंदुस्तानी जानते हैं। तो हिंदुस्तान समझ ले कि आरएसएस का क्या प्लान है और वो क्या करने जा रहा है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने के कगार पे है। अरे देखिए, मैं क्यों बताऊं, कुछ दिन पहले तो उन्होंने खुद बताया, क्या क्या बताया हिंदू राष्ट्र के बारे में, पूरा खसरा तैयार हो गया, तो वो लोग बताए, मैं क्यों बताऊं। लेकिन याद रखिए, हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, चाहे वो कितना ही कोशिश कर ले। और आज जो लोग इस बात के पक्ष में है, इंशाअल्लाह वो लोग भी इसके खिलाफ आ जाएंगे और हम एक साथ मिलकर हिंदुस्तान का जो आइन है, जो सेकुलरिज्म है, इसको हम बरकरार रखेंगे। कभी भी हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे और ना ही हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान इस्लामिक राष्ट्र बने।
एक चीज है कि असद साहब लगातार बोलते आते हैं इस मुद्दे पर और तमाम तरह के मुद्दों पर बोलते हैं, तो क्या लग रहा है कि जैसे ये मस्जिद का मामला आया तो असद साहब जब बोलने आते हो तो लोग तो सुनते हैं, मगर जब वोट की बात आता है तो बी टीम, सी टीम, ए टीम, अलग अलग टीम बना देती भाजपा की। मगर फायदा तो होता है, असद साहब कहीं जाते हैं तो जैसा भाषण देते हैं उससे बीजेपी का वोट शेयर तो बढ़ता है। देखिए, ये सेकुलर पार्टीज का जो है ना, एक सोच है कि मुसलमान जो है इलेक्शन के वक्त इनको वोट चाहिए। अब इनको वोट कैसे लेंगे, क्या मुद्दा है, इसलिए कि उन्होंने ना तो मुसलमानों की कोई तरक्की किया, ना तो एजुकेशन में इनको आगे बढ़ाया, ना तो इनको फाइनेंशियल में आगे बढ़ाया। अब वो मुसलमानों के पास जाके क्या बोलेंगे कि तुम्हारे एजुकेशन में हमने ये डेवलपमेंट कर दिया, आइए हमें वोट दो, ये तो नहीं बोल सकते, इसलिए कि वो लोगों ने किया ही नहीं। और ना ही ये कह सकते कि फाइनेंशियली हमने आपको आगे बढ़ाया, हमें वोट दो, ये तो कह नहीं सकते। तो अब उन्होंने सोच लिया कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, चलो बीजेपी का डर दिखा दो, बीजेपी का डर दिखा दो और ये ए टीम, बी टीम, सी टीम, इसका तकमा लगा दो। और सुनिए मुझे बोलने दीजिए, ये स्टंप मार दो इनके ऊपर और मुसलमानों को अपने तरफ ले लो। अब यही तरीका हमारे बंगाल में भी शुरू हो गया है। हमारे बंगाल वाले भी, बंगाल के सीएम से लेकर उनके पार्टी के जितने नेताज हैं, सब वही बोलते हैं। हालांकि जब ये लोग फंस जाते हैं तो सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं लोग, हाँ सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं और सेटिंग करके आते हैं और किस तरीके से अपने आप को बचा लेते हैं ईडी से, और एनआईए से, किस तरीके से अपने आप को बचा लेता है पूरा सेटिंग करके। और बोलता क्या है कि ये बी टीम है। आप बताइए पिछले लोकसभा में क्या हुआ, 2 एमपीज थे बंगाल में, मैं बंगाल का हूं, बंगाल ही की बात करूं, 2 एमपीज थे बीजेपी के, 18 कैसे हो गए, कौन इनको आगे बढ़ाया? क्या एआईएमआईएम बंगाल में पिछले लोकसभा में इलेक्शन लड़ी? सबको मालूम है कि नहीं लड़ी। तो ये 2 से 18 कैसे चले गए? कौन लोग उनको वोट किया, कौन लोग वोट किया? ये इस सवाल का जवाब वो लोग दे दे। तो ये सिर्फ मुसलमानों को धोखा देने का एक तरीका है कि वैसी बीजेपी के बी टीम है, ए टीम है, ये है वो है। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी कोई पार्टी किसी भी जगह पर जाकर इलेक्शन लड़ती है तो ना किसी का नुकसान होता है। मैं टीएमसी वालों को पूछना चाहता हूं, जो वो लोग कहते हैं कि बीजेपी का ए टीम है, बी टीम है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारा लीडर, तुम्हारा नेत्री कांग्रेस से निकलकर टीएमसी बनाया, तृणमूल कांग्रेस बनाया और पहले इलेक्शन मैदान में आया, तो किन लोगों का वोट खींचा उन्होंने, किन लोगों का वोट लिया उन्होंने? क्या उस वक्त वो वोट कटवा नहीं था? वो किसकी ये टीम और बी टीम थे? इसलिए ये सब सवाल फालतू सवाल है। इसलिए कि अगर आज आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं अपने हक के लिए, अपने मुद्दा को हासिल करने के लिए, तो जाहिर सी बात है आपको उन लोगों में से कोई ना कोई वोट करेगा जो लोग पहले किसी और को वोट करते थे। ये फैक्ट है कि नहीं? तो जब हम किसी इलेक्शन में शरीक होते हैं तो जाहिर सी बात है वोटर्स जो हमें वोट करेंगे वो किसी ना किसी का वोटर्स होगा। अब इस वजह से अगर आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि आप ये टीम है, बी टीम है, सी टीम है, तो फिर आप जब शुरू में थे, बचपन में थे, आपके पार्टी के बचपन में थे, तो आप किसकी बी टीम थे? जरा उसको साफ करिए, उसके बाद हमें सवाल कीजिए। और दूसरी दोस्त यार है, जैसे आपने आईएसएफ के साथ बंगाल में गठबंधन किया तो अब्बास सिद्दीकी तो आपके साथ बेवफाई कर गए ना। देखिए दोस्त यार कोई नहीं होता, दोस्त यार कोई नहीं होता। अब बेवफाई वो तो किए हैं, अब वो समझे। देखिए मैं एक आदमी हूं, मेरा बिहेवियर, मेरा बात, मेरा फैक्ट, मेरा काम, आइडेंटिटी आइडेंटिटी बनेगा। मैं किसी को धोखा दूंगा तो मैं धोखेबाज बनूंगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे आदमी को अगर कोई धोखा देता है तो वो क्या, कौन होता है वो? अब उसका टाइटल क्या होना चाहिए वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं पब्लिक को बताऊंगा, आप समझ लीजिए। अब दूसरी बात यह है कि धोखा किसी के साथ देना नहीं चाहिए, किसी के साथ देना नहीं चाहिए। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, भरोसा करके किसी सिलसिले में एक डील करते हैं, मेरे पास आते हैं, तो क्या है मेरा ईमान का ये तकाजा है कि मैं आपको धोखा दूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहां कोई यार नहीं है, कोई प्यार नहीं है, बस हमारी पार्टी है। हम अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे, अपने जान से, अपने माल से इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। फिर आगे देखते हैं बंगाल में किसका जमाना आता है, नेशनल चेहरा, इंटरनेशनल चेहरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा आता है, या बंगाल के वो चींटी जो अपने आप को असदुद्दीन ओवैसी समझना चाहता है बंगाल का, उनका चेहरा आता है। ये आगे बताएगा इंशाल्लाह।
तो जिस तरह से ज्ञानवापी का मस्जिद का विवाद जो शुरू हुआ था, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम का स्टैंड क्लियर था कि हम दूसरी मस्जिद नहीं खोना चाहते, और जिस तरह से यहाँ एनवी रमना के बाद उदय उमेश ललित का नियुक्ति होता है, जो अमित शाह के एक जमाने में सोहराबुद्दीन केस मामले में जो है लॉयर हुआ करते, तो उन पर भी कई सारे सवाल उस जमाने में उठे थे। आप देखते हैं कि इलाहाबाद सेशन कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखेंगे, तो उस पक्ष में क्या सामने आता है और क्या कुछ अपडेट आता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।